गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, हमने डीबीएमएस के ऊपर एक पूरी सीरीज शुरू करी है जहां पर आपको डीबीएमएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली हैं, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन हमने दिया था। फिर हमने बताया था फाइल सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स, उनके बीच का डिफरेंस, हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस एंड एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस के लिए हमने अलग से वीडियो क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो डिफरेंस ऑफ फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, उसमें जो पूरा डीबीएमएस का पोर्शन है वही उसके एडवांटेजेस है, वहां से आप उन्हें जो है कंप्लीटली उनको गेन कर सकते हैं। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं डेटाबेस सीरीज की। डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है एंड रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है जो किस तरह से वर्क करते हैं एंड ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सीधा शुरुआत करते हैं डेटाबेस से। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट डेटा। इट मीन्स कि डेटाबेस में जो भी डेटा है वो आपस में कनेक्टेड है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डेटाबेस था। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ रिलेटेड डेटा से जुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी डेटाबेस जो बनाए गए, एक्चुअली उनका मेन रीजन ही यही था कि जब बहुत सारा डेटा जो एक साथ जुड़ चुका है, एक ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको अरेंज करके रखना या फिर उसका ईजी एक्सेस क्रिएट करना, इसीलिए डेटाबेस को बनाया गया था। तो अब अगर हम सीधा बात करें कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो मोस्ट ऑफ डेटा होता है वो लॉजिकली इंटरकनेक्टेड होता है। किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी के अंदर जितने भी तरह के डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉयज़ है, या जो भी उनके सेक्शंस है, जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग है, जब सब कुछ, इन सब के डेटाबेस बना करके उनको आपस में इंटरलिंक करके एक मास्टर डेटाबेस बना दिया जाता है। इनसे ऑपरेट करने के लिए जब उसमें मैनेजमेंट एप्लीकेशंस डाली जाती है, प्रोग्राम डाले जाते हैं, तो वो डीबीएमएस बन जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की। जो फर्स्ट पॉइंट वाज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब बात करते हैं टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने बताया कि डेटाबेस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्हें बनवा रही है, जो भी इन्हें इस्तेमाल करना चाह रही है, उसके डेटा को कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज किया जा सके। सो इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है अपने डेटा को लेकर के और उसके मैनेजमेंट को लेकर के, उन नीड्स को पूरा करने के लिए डेटाबेस बनाया जाएगा। सिंगल डेटाबेस इज यूज्ड फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एक कंपनी ने पूरा डेटाबेस बनवा दिया एंड मल्टीपल एप्लीकेशन, इट मीन्स कि उसका मैनेजमेंट प्रोग्राम हर बार बदलता रहेगा और हो सकता है वो डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो, या फिर वो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, लेकिन हर बार डेटाबेस तो सेम ही रहेगा ना। अगर हम बात करें एक फिर सेकेंड कंपनी की ही, कि कंपनी ने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बदल दिया, बट उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय वही है, डिपार्टमेंट्स वही है, प्रोडक्ट्स वही है, यानी कि डेटा तो वही है। तो डेटाबेस भी कंसिस्ट होना चाहिए और वो मल्टीपल एप्लीकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। यूँ नहीं कि वो इंडिविजुअल के एक ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन में चलेगा। सो डेटाबेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, वो मल्टीपल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। अब अगर बात करें, एवरी यूजर हैज इट्स ऑन व्यू, एब्स्ट्रैक्ट व्यू। हम एब्स्ट्रैक्ट व्यू को एक बार शॉर्ट में पहले डिफाइन कर चुके हैं। आने वाले वीडियोस में आपको एब्स्ट्रैक्ट व्यू पे डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट यहाँ पे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट व्यू की बात करें कि जब डेटाबेस बहुत वास्ट होता है, तो यूँ नहीं कि जैसे अगर मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, खाली मैं अपनी इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ या कंपनी के प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ वही डेटा शो होगा, पूरा डेटाबेस शो नहीं होगा। कंपनी कब फाउंडेड हुई थी, क्या क्या प्रोडक्ट बना दी है, चेंजेस क्या हुए थे, मार्केटिंग कौन हैंडल कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, ये सब शो नहीं होगा। मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन शो होगी। इट मीन्स के डेटाबेस की सबसे बड़ी खास बात क्या हो गई कि हर यूजर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा व्यू होता है, इसी को एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहते हैं। अब अगर आगे बात करें, इंडिपेंडेंट डेटा स्टोरेज एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है एंटर्ड होता है एंड साथ के साथ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लेकिन अगर जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं वो बाउंडेड हो गया कि नहीं भाई ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगा, ये डेटा आप इसके अंदर डाल नहीं सकते, तो ऐसा प्रॉब्लम जो है डेटाबेस में देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह से कि अब हम नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर रहे हैं, तो पुराने डेटा को शायद वो सपोर्ट ना करे, ये इशू भी नहीं होता है। यानी कि डेटाबेस जो है उसके अंदर जो भी डेटा डाला जा रहा है वो इंडिपेंडेंट है, उसका उसके मैनेजमेंट प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह से मैनेजमेंट प्रोग्राम जितने भी है, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हैं, तो उन सब का भी डेटा के मौजूदगी से कोई उनको लेना देना नहीं है। सिंपल सा, ये दोनों मिलके काम करते हैं, तभी जाकर के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। बट ना ही एप्लीकेशन और ना ही डेटा, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। आप दोनों में से किसी को भी अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसका असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ये है डेटाबेस की कुछ खासियतें।
अब हम बात करते हैं डेटाबेस को अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफाइन करना चाहें तो वो दिखेगा कैसा। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा फिजिकल डेटाबेस। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मोस्ट ऑफ जगहों पे आपको डेटाबेस हमेशा ऐसे ड्रम स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। एक्चुअली ड्रम स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि इनपुट आउटपुट इसके ओपन टू ऑल हैं एंड इसकी जो सर्कुलर एज है इट मीन्स के ये किसी से भी कनेक्टिविटी कर सकता है, इसलिए ये डिज़ाइन जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड डेटाबेस की, फिजिकल डेटाबेस जो भी डेटाबेस स्टोर करके रखा गया है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। फर्स्ट है डेटा आइटम, किस तरह के डेटा उसमें डाले जा रहे हैं वो सब डेटा आइटम कहलाते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप, उन सब डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है कॉन्स्टेंट्स एंड फोर्थ है स्कीमा। ना व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का सिंपल सा मतलब हो गया कि डेटाबेस के जो रूल्स जो डेटा पे अप्लाई किए जाएंगे जब डेटा इंसर्ट किया जाएगा। अगर मैं एज वाले कॉलम की बात करूँ तो उसमें मैं न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल सकता हूँ। एज डालनी 21, 22, 23, ये मैं एज डाल रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अल्फ़ाबेट में टाइप नहीं कर सकता अगर परमिशन नहीं है तो। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ मकान हाउस नंबर की या फ्लैट नंबर की तो वो भी वो भी जो है न्यूमेरिक वैल्यू में होगा। अगर उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक परमिशन दी है तो ही वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज खाली न्यूमेरिक में रहेगा। यानी कि डेटाबेस के जो रूल्स जो डेटा पे अप्लाई होंगे वही कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। एंड देन लास्ट वन इज स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को जो बनाया कैसे गया, किस तरह की प्रोग्रामिंग यूज़ की गई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लुकआउट कैसा है, ये जो है ओवरऑल स्कीमा ऑफ डेटाबेस कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं डेटाबेस की एप्लीकेशन इन डेटाबेस कहाँ कहाँ काम में आ सकता है, कहाँ कहाँ उसकी यूज़फुलनेस है और साथ के साथ उसके फंक्शंस की। उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि हमने डेटाबेस के जो एडवांटेज है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो एडवांटेजेस है उसके लिए अलग से कोई सेपरेट वीडियो तैयार नहीं किया है। अगर आप हमारा फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जो कंप्लीट एडवांटेजेस ऑफ DBMS जो है आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें गेन कर सकते हैं। हमारे वीडियोस की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ से आप अभी तक हमने जितने भी वीडियोस इस सीरीज़ के बनाए हैं वो उनका आप लिंक जो है वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस के एप्लीकेशंस की। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एवरीवेयर। अब एवरीवेयर का मतलब क्या है? डेटाबेस क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा एंड डेटा इज़ एवरीवेयर। बट इन शॉर्ट अगर समझना चाहें कि मोस्ट ऑफ इसका काम कहाँ आता है तो वहाँ उस जगह पे जहाँ पे रेंडमली डेटा जो है अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, डिलीट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है, यानी रेंडमली हो रहा है सब कुछ, ऐसी जगह पे डेटाबेस काम में आते हैं। कैसे? सपोज आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है और आपने क्या किया, गेस्ट की लिस्ट बनाई, आपने तसल्ली से बैठ करके सबके बारे में सोच समझ के सबसे डिस्कस करके एक लिस्ट तैयार कर ली। ये कंप्लीट लिस्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नाम बाद में बदलेंगे या नए ऐड होंगे, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। लेकिन अगर क्या हो, एक ओपन जो है एक ओपन कॉन्सर्ट चल रहा है, वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब रैंडमली टाइम पे हो रहा है। इवन हम ये भी नहीं जानते कौन कौन आ रहा है, बस उसका नाम पूछा जाएगा, भाई ये आए हैं, इतनी बजे आए हैं, जाने वाले का ये जा रहे हैं। इस तरह से ये रैंडम हो रहा है, जब हमें पता नहीं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन कितने कितने वे में आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जब डेटा का हमें कंफर्म नहीं होता कि किस किस तरह का डेटा कब कब इंसर्ट या ऐड होने वाला है या अवेलेबल होने वाला है, तो उसके लिए पहले से हम कुछ फील्ड्स डिसाइड करके डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पे रैंडमली आने वाले डेटा को लगातार मैनेज किया जाता है। उसी तरह डेटाबेस में मौजूद डेटा पे हर समय कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसा हमने बताया था कि डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस करते हैं, तो डेटाबेस लगातार अपडेट हो रहा होता है, मॉडिफाई हो रहा होता है और उसकी साइज लगातार बढ़ रही होती है। तो हर वो जगह जहाँ पे इस तरह से डेटा अवेलेबल हो रहा है, रैंडम टाइम पे डेटा अवेलेबल हो रहा है या मॉडिफाई हो रहा है, उस जगह पे डेटाबेस यूज़ किया जाएगा। जैसे कि रेलवेज, बस टिकट्स, एयरवेज, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटीज़ हो गई या कोई भी ऑफिसेज हो गए, हर जगह पे जो जितना भी जो डेटा जनरेट हो रहा है उनके प्रोडक्शन से लेकर के उनके एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन पावर तक का हर वो एप्लीकेशन, इवन हॉस्पिटल्स, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आज के टाइम में हर जगह डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ DBMS की। सबसे पहला है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। कौन सा डेटा किस तरह से आ रहा है, वो किस कॉलम में या किस रो में जाकर के सेव होगा, उस पर क्या रूल से अप्लाई होंगे, ये सब डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑलरेडी DBMS का पार्ट होता है। उसे इंश्योर करना, यूँ नहीं कि जो भी डेटा आया एज इन लाइक कि सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, पहले ID, फिर नेम, फिर एज, फिर प्रोफेशन। तो डेटा भले किसी भी रैंडम सीरीज में आए कि पहले नेम लिखा हुआ है, फिर उसका प्रोफेशन है, फिर उसकी एज लिखी हुई है, आए किसी भी सीक्वेंस में, बट इंसर्ट प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। एज वाले कॉलम में एज, नेम वाले कॉलम में नेम एंड प्रोफेशन वाले कॉलम में उसका प्रोफेशन एंड ID नंबर वाले कॉलम में उसका ID नंबर।
तो ये जो है ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो DBMS इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डेटा हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही सेव हो, प्रॉपर सीक्वेंस में ही मॉडिफाई हो, अपडेट हो। इसीलिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, पर जैसा मैंने बताया ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू को फॉलो करते हैं तो हमें हमेशा डेटाबेस बहुत सिंपलर वे में दिखता है। आपने कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा किसी एग्जाम का, तो आपको खाली आपका फॉर्म दिखता है, आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाते हैं एंड आपका डेटा जो है स्टोर हो जाता है। लेकिन आप सोचिए अगर लाखों लोग वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो इन सिंपल ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस खुद जो है खुद परफॉर्म करता है एंड एब्स्ट्रैक्ट व्यू में यूजर को खाली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही शो करता है। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट, रिमूव, ज्वाइन, कितने ही तरह के ट्रांजेक्शन्स डेटाबेस में परफॉर्म किए जाते हैं और ये तो यूज़र बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर हम बात करें ऐसे ट्रांजेक्शन्स की जो कि सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। मैंने कोई डेटा मांगा है, अब मैंने खाली ये मांगा कि जिसका आईडी नंबर 21 है, उसकी नेम और उसका प्रोफेशन मुझे शो कर दो, मैंने बाकी फील्ड्स मांगे ही नहीं। तो डेटाबेस इस ट्रांजेक्शन को खुद इंश्योर कर रहा है कि यही इन्फॉर्मेशन मुझे शो हो, यानी ये इंटरनल ट्रांजेक्शंस हो गए। इसके साथ के साथ डेटाबेस को कंसिस्ट फॉर्म में रखने के लिए प्रोग्रामिंग ट्रांजेक्शंस तो चल ही रहे हैं, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एक साथ चलते हैं और ये सारे ट्रांजेक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के थ्रू। ये भी एक डेटाबेस की बहुत बड़ी खूबी है कि हमें इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता, ये एक सुपर एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह वर्क करने लग जाता है। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी सर्विसेज की। देखिए इंटीग्रिटी में शॉर्ट में समझा देता हूँ होता क्या है। हमने जो डेटा डाला वो रिलायबल फॉर्म में रहे, हमेशा करेक्ट रहे, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, ठीक है, और वो डेटा हमें लॉन्ग टाइम बाद भी हमेशा उसी कंडीशन में हमें मिले, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी करेक्टनेस से हमेशा टाइम के साथ बनी रहे। तो ये इंटीग्रिटी जो है ये डेटाबेस में मैनेज की जाती है क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स एनफोर्स कर दिए जाते हैं। ओके, सो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, डेटा के साथ छेड़छाड़ ना हो, नेम वाले कॉलम में एज वाले कॉलम में नेम ना जाए। किसी ने हमारा डेटाबेस अगर अपडेट किया है तो हमारी बेसिक डिटेल्स जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए वक्त के साथ वो वही की वजह, खाली बेसिक चीज़ें ही बदले। सपोज जैसे किसी की सैलरी पहले 10 थी, अपडेट हो गई, उसकी सैलरी अभी 12 हो गई है, तो डेटाबेस में खाली सैलरी वाला पार्ट ही चेंज हो, बाकी चीज़ों पर कोई उसका चेंजेस ना आए। यूँ ना हो कि ऊपर ऑलरेडी उस यूज़र की एक ID बनी हुई है और नीचे अलग से वापस ID बन गई जस्ट बिकॉज उसकी सैलरी अपडेट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। डेटा हमेशा इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा। अब बात करते हैं बैकअप और रिकवरी की। डेटाबेस इस तरह से बनाए जाते हैं कि पहली चीज़ उनमें कोई करप्शन होने का चांसेस रहता नहीं है कि डेटा करप्ट हो गया या लॉस्ट हो गया, हमेशा आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक खास बात ये होती है कि डेटा किसी भी तरह का डेटाबेस हो वो अपना बैकअप खुद ब खुद क्रिएट करता है। इवन हमारे फ़ोन में भी अगर आप देखेंगे, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए या फिर हमारा जीमेल अकाउंट है, ये खुद सेल्फ बैकअप जनरेट करता है और इसको जो है हमारे क्लाउड स्टोरेज में सेव करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो फैसिलिटी दी जाती है कि बैकअप जनरेट होता रहे और खुद ब खुद ही जो है सेव होता रहे। तो डेटाबेस इसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, सेल्फ बैकअप जनरेट करते हैं और यूज़र भी जब चाहे तो अपने हिसाब से मैनुअली बैकअप जनरेट करके रख सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हमारा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो फ़ोन में होता है वो हमारे गूगल ड्राइव पे सेव होता है। जब हम फ़ोन फॉर्मेट करते हैं वो हमारे गूगल अकाउंट में फिर से लॉगिन कर लेते हैं, हमारे जीमेल अकाउंट में फिर से लॉगिन कर लेते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट यूँ क्यों वापस आ जाती है बिना कोई चेंजेस हुए। तो ये है बैकअप का सबसे बेस्ट एग्जांपल। एंड रिकवरी, किसी भी रीजन की वजह से अगर डेटा लॉस हुआ है या बैकअप अगर करप्ट हो चुका है, हम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो रिकवरी ऑप्शंस की मदद से डेटा को वापस लाया जा सकता है। ये कुछ वेबसाइट्स फ्री में देती हैं, कुछ वेबसाइट जहाँ से आपने एप्लीकेशन परचेस करी है वो पेमेंट लेकर के रिकवरी ऑप्शन देती है। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। डेटाबेस को बनाता कोई और है, एडमिन कोई और करता है और यूज़ कोई और करता है, यानी मल्टीपल टाइप के यूजर्स यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हाईली सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करी जाती है, सबको इंडिविजुअल लॉगिन दिए जाते हैं। कोई भी अगर नॉर्मल यूज़र है तो उसको एडमिन जो है एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर एडमिन है तो उसको क्रिएटर एक्सेस नहीं मिलेगा। यानी कि सबके इंडिविजुअल लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं, वो उन्हीं के अकाउंट में जा सकते हो, उनको खाली उतने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा शो होगा। जो नॉर्मल यूज़र है उसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेरीज ऑप्शन ही मिलेंगे और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो जो कि एडमिन को शो होते हैं वो इन्हें शो नहीं होगा। तो ये एक हाईली सिक्योरिटी जो है इसमें दी गई है। प्लस डेटाबेस को हैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही कोई भी डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा ये परमिशन मांगता है कि आप किस परमिशेबल एक्सेस को जो है एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपने गलत क्रेडेंशियल्स दिए तो डेटाबेस खुद को लॉक कर लेता है और इसका बाकायदा सिक्योरिटी अलर्ट भी जनरेट कर देता है। अब अगर हम बात करें कॉनकरेंसी की, देखिए कॉनकरेंसी जैसा मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार
कि डेटाबेस को एक ही टाइप पे मल्टीपल यूजर्स जो है एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हर एक को कौन करंट यानी जब उसने लॉगिन किया है उसी समय तक का अपडेटेड डेटा दिखे, और साथ के साथ जो वो एक्सेस कर रहा है पीछे से अगर डेटाबेस में कोई चेंजेस हो रहे तो वो भी उसको लाइव दिखते रहे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीवीआर सिनेमास का कि भाई जब मैंने लॉगिन किया टिकट बुक करने के लिए तो मुझे A3 सीट जो है वो खाली दिख रहा था, लेकिन उसी टाइम पे कोई और भी यूज़र है जो उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उन्होंने क्या कि A3 बुक कर दिया, तो मेरे सामने ही A3 बुक हो चुका है और मुझे दिख रहा है कि वो बुक हो गया, तो ये कॉन्करेंट एक्सेस है। ऐसा नहीं कि मैंने ओपन किया तब A3 खाली था और मेरे लॉग आउट करने तक A3 खाली ही दिखेगा, अदरवाइज मैंने भी A3 बुक कर दिया, किसी और ने भी A3 बुक कर दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस करें, हर एक को करंट अपडेटेड वर्जन ही शो हो, ये कॉन्करेंसी एक्सेस कहलाता है। देन बात करते हैं रिडंडेंसी की। एक ही तरह का डेटा जब बार बार कॉपी होने लगता है या उसकी मल्टीपल फाइल्स बनने लगती है, ये डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। डीबीएमएस ऐसा होने ही नहीं देता। किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो वो उसी जहाँ पे डेटा पहले से स्टोर्ड है स्पेसिफिक डेटा, वहीं जाकर के चेंजेस को अपडेट कर देता है। इस तरह से नई फाइल बनने से जो है रुक जाती है और डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं डेटा डिक्शनरी की। डेटा डिक्शनरी एक कीवर्ड्स का ग्रुप मान सकते हैं हम। देखिए डेटाबेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बना होता है, कई सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आपको ये पता है क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है हमने जो ग्रेजुएशंस वगैरह करी है, जो भी हमने अदर डिग्री ली है, तो हम इसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में डाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन, व्हाट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन, या फिर व्हाट इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने एडिशनल कोई ऐसा कोर्स किया है जो कि बेसिक क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, जैसे लाइक आपने CS कर लिया तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन कोई फॉर्म भरा उससे अगर यही पता ना हो कि भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो नीचे वहाँ मेंशन किया होता है कि भाई ये जो है इनमें ये इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। डेटा डिक्शनरी में एक्चुअली वो कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप डेटाबेस को ईजिली समझ करके एक्सेस कर सकें। अब बात करते हैं सेपरेट एक्सेस। ना हुआ है सेपरेट एक्सेस, ये बिल्कुल सिक्योरिटी का ही कंसेप्ट है कि अलग अलग यूजर्स को, अलग अलग एडमिन को अलग अलग एक्सेस मिलते हैं। क्यों? अगर यूजर को प्रोग्रामिंग एक्सेस मिल गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा डेटाबेस को ऑपरेट कैसे करना है। उसी तरह से अगर एडमिन है, उसे कुछ चेंजेस करने हैं डेटाबेस के अंदर या कोई स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव करना है और वो यूजर अकाउंट के थ्रू जाता है तो उसकी जो है परमिशंस काफ़ी कम हो जाती है। एंड अगर क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इसे बनाया है वो तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पार्ट में जाना चाहेंगे, वो बीच में एब्स्ट्रैक्ट व्यू में जाना ही चाहेंगे, सीधा प्रोग्रामिंग में जाना है। तो यहाँ पर जो है सेपरेट एक्सेस का मतलब ये हो गया कि हर एक को इंडिविजुअल एक्सेस दिया है तो वो अपने टाइप के अकाउंट में जाकर के अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसे अदर इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है। मॉल वगैरह में आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्लोस होते हैं जो हमें बाहर से मॉल में कभी नहीं दिखेंगे, जबकि वो होते हैं वहीं पे अवेलेबल होते हैं। अब ये फ्लोस कौन से होते हैं? ये फ्लोस मेंटेनेंस फ्लोस होते हैं जो हमें, अगर आप स्टेयरकेस यूज़ करोगे, सीढ़ियाँ यूज़ करोगे तो आपको वो फ्लो दिख जाएगा। लिफ्ट में आपको कभी भी वो फ्लो शो नहीं होगा। तो लिफ्ट एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रही है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि DBMS के अंदर सबसे बड़ा फीचर यही हो गया कि ये इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। आपके पास खाली एप्लीकेशन से जुड़ने का लिंक होना चाहिए एंड आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। डेटाबेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ फंक्शंस और एप्लीकेशन थी डेटाबेस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको डेटाबेस का पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपकी कोई फीडबैक, सजेशन या कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाह रहे हैं। और अभी इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने बताया है उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पर अवेलेबल हो जाएंगे और साथ के साथ हमारे सारे वीडियोस की जो प्रोग्राम जो लिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो जाएगी। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।